हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्या सीखा था। जीओसी मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। याद है बेटा? तो क्या हम लोगों ने अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया था? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, वहां पे मैंने सीखा बेटा कि कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा या नहीं करेगा। वहां पे हम लोगों ने इजेड सिस्टम सीखा कि कौन सिस बनाएगा और कौन ट्रांस बनाएगा, कौन कैलकुलेशन, वहां पे कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स में ही कि कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालते हैं, ये सीखा। ठीक है बेटा, साइक्लो एल्कीन में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली थी। ठीक है, तो जी के बाद क्या आता है बेटा? जीओसी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग ओ की और स्टार्ट करते हैं अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टार्ट करते हैं बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखो बहुत ही आसान है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ना और समझना। ठीक है, देखो पहले हम लोग बेसिक चीजें सीखते हैं, तभी हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, इसको डिफाइन करने से पहले हमें कुछ चीजें और पता होनी चाहिए बेटा। वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। प्लेन पोलराइज्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ध्यान देना बेटा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या, जिसे आप पीपीएल बोलते हो। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल की हम बात करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, पहले समझते हैं बेटा। जैसे आप क्या करो, किसी भी ऑर्डिनरी लाइट की बात करते हैं, ऑर्डिनरी या सिंपल लाइट रे बोल दो। जैसे आप क्या करते हो, किसी कमरे में जाते हो, ठीक है, अगर वहां पे अंधेरा है, मेरी बात ध्यान से समझना, आपने क्या किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया, लाइट जल गई। क्या बेटा पूरे कमरे में लाइट फैल जाती है? ठीक है, बोलो। या सुबह बेटा सनलाइट जो है, सुबह सन निकलता है, ठीक है, सूरज निकलता है बेटा, तब भी चारों तरफ क्या हो जाता है, आपको उजाला, लाइट दिखाई देती है। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी सिंपल लाइट रे है, या बोल सकते हो आपकी ऑर्डिनरी लाइट रे है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी ऑर्डिनरी लाइट रे को, इसी ऑर्डिनरी लाइट रे को पास करते हैं निकॉल प्रिज्म से। अपने लैब में देखा होगा बेटा, ठीक है, किससे पास करते हैं? निकॉल प्रिज्म से। अब भाई निकॉल प्रिज्म, पहला क्वेश्चन ये होता है कि निकॉल प्रिज्म किसका बना होता है? तो बेटा निकॉल प्रिज्म बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का बना होता है निकॉल प्रिज्म। तो ध्यान देना, सबसे पहले आप क्या करते हो, सिंपल लाइट रे लेते हो और फिर उसे निकॉल प्रिज्म से पास कराते हो। ठीक है, जो किसका बना होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो भाई जो सिंपल लाइट रे है वो प्लेन के परपेंडिकुलर चारों डायरेक्शन में फैली हुई है, 90 एंगल पर चारों डायरेक्शन में फैली हुई है। अब जैसे ही उस लाइट रे को आप निकॉल प्रिज्म से पास कराते हो, उसके सारे डायरेक्शन हो जाते हैं खत्म। मेरी बात समझ रहे हो भाई? जो आपकी सिंपल लाइट रे है वो चारों डायरेक्शन में जो फैली हुई थी वो बेटा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक प्लेन में मूव करने लगती है, और उसी लाइट रे को हम बोलते हैं बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, देखो ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सिंपल लाइट रे की। यहां पे देखो जो आपकी सिंपल लाइट रे है वो प्लेन के परपेंडिकुलर चारों डायरेक्शन में फैली हुई है। ठीक है, ऐसा करते हैं, आप एक प्लेन बना लेते हैं। देखो बेटा ये आपकी प्लेन है और यहां पे है आपकी सिंपल लाइट रे। जो ये आपकी सिंपल लाइट रे है ये प्लेन के परपेंडिकुलर चारों डायरेक्शन में फैली हुई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी सिंपल लाइट रे को, इसी सिंपल लाइट रे को या ऑर्डिनरी लाइट रे को पास करते हैं निकॉल प्रिज्म से। किससे पास कराएंगे बेटा? निकॉल प्रिज्म। ये क्या है आपका? निकॉल प्रिज्म। अगर पूछा जाए कि भाई निकॉल प्रिज्म किसका बना होता है, तो आप बोलोगे CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे इस सिंपल लाइट रे को, जो यहां पे लिख लो बेटा, सिंपल लाइट रे, सिंपल लाइट रे।
जो आपकी सिंपल लाइट रे होती है उसको हम किससे पास कराते हैं, निकॉल प्रिज्म से। तो देखो भाई सिंपल लाइट रे प्लेन के परपेंडिकुलर चारों डायरेक्शन में फैली हुई है, जैसे इसे हमने किससे पास कराया बेटा, निकॉल प्रिज्म से। तो इसके सारे डायरेक्शन जो ये चारों तरफ फैले हुए हैं ना बेटा, सारे डायरेक्शन खत्म हो जाते हैं और ये प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करने लगता है और इसी लाइट रे को हम बोलते हैं, बोलो बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए बेटा कि भाई प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, तो आप बोलोगे बेटा अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के बेसिस पे आप बताओगे कि जो आपकी सिंपल लाइट रे होती है या ऑर्डिनरी लाइट रे होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर चारों डायरेक्शन में फैली हुई होती है, ठीक है। जब हम इस लाइट रे को किससे पास करते हैं, हाँ वेरी गुड, निकॉल प्रिज्म से पास करते हैं। किसका बना होता है, गुड, किसका बना होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो जो आपकी सिंपल लाइट रे है वो प्लेन के परपेंडिकुलर चारों डायरेक्शन में फैली हुई है, ठीक है। अब हम किससे पास करते हैं इसे, निकॉल प्रिज्म से। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसके सारे डायरेक्शन बेटा कट ऑफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। और उस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। तो बेटा आप ये बनाओ, उसके बाद फिर हम इसे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करो। तो ठीक है बेटा, हम लोग लिख लेते हैं यहां पे इसका डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एंड ऑर्डिनरी बोलो या बेटा सिंपल बोल सकते हो, सिंपल लाइट रे, सिंपल लाइट रे अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एंड ऑर्डिनरी और सिंपल लाइट रे इज वाइब्रेट all the plane perpendicularly, ठीक है, लंबवत, समझ रहे हो बेटा, 90 पे perpendicularly, but when this light ray is passed through, but when this light ray is passed through निकॉल प्रिज्म, बोलो बेटा किसका बना होता है, हाँ वेरी गुड, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। यहां मैं लिख दे रहा हूं, बट when this light ray is passed through निकॉल प्रिज्म, it's all the direction are cut off, it's all the direction are cut off, मतलब इसके सारे डायरेक्शन बेटा क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। and it vibrate one plane only called PPL। बोलो बेटा सब लोग को समझ में आ गया, ठीक है। एक बार लास्ट टाइम फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है, कि जो आपकी सिंपल लाइट रे होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर चारों डायरेक्शन में मूव करती रहती है, रोटेट करती रहती है या वाइब्रेट करती रहती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जब हम इस सिंपल लाइट रे को पास करते हैं निकॉल प्रिज्म से तो इसके सारे डायरेक्शन खत्म हो जाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन के परपेंडिकुलरली एक डायरेक्शन में मूव करता है और उसी लाइट रे को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। बोलो समझ में आ गया, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लो, ठीक बेटा। तो देखो हम लोगों ने प्लेन पोलराइज लाइट क्या है ये हम लोगों ने सीख लिया। आगे बात करते हैं बेटे, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, पूछा जाएगा भाई कौन सा कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या कौन सा कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये चीज हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं अगला बेटा, हेडिंग आप लोग भी डालो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा,
कि कैसे पता करोगे कि कौन सा कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो बेटा पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझा रहा हूं, ठीक है, प्रैक्टिकली समझा रहा हूं कि कैसे पता करोगे कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है। उसके बाद फिर एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि कंपाउंड कैसा है ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि आप बेटा पेपर में तो वहां पे प्रैक्टिकल कर नहीं सकते, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपके पास एक कंटेनर होगा। यहां पे देखो बेटा, यहां पे कंटेनर है और इसमें भरा हुआ है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या भरा हुआ है बेटा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को आपको पता लगाना है कि ये भरा हुआ जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो कितना आसान है। हम क्या करते हैं बेटा, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास कराते हैं पीपीएल। क्या पास कराएंगे बेटा? पीपीएल। अब भाई कोई नहीं पूछेगा कि सर पीपीएल क्या है, मैं सिखा चुका हूं कि बेटा प्लेन पोलराइज लाइट क्या है। तो अब हमने क्या किया, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया बेटा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट समझते हैं ना, ठीक है। अब भाई जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, ऐसा कुछ सॉल्वेंट ले लो, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया आपने। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया और इससे क्या पास कराया बेटा? प्लेन पोलराइज लाइट। अब बताओ बेटा, जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। यही तो बताया कि भाई प्लेन पोलराइज लाइट कैसा होता है, निकाल प्रिज्म से जो पास होने के बाद, ऑर्डिनरी लाइट रे निकाल प्रिज्म से पास होने के बाद परपेंडिकुलरली मूव करने लगती है और वही होती है आपकी पीपीएल। तो देखो बेटा, ऐसे कुछ होना चाहिए पीपीएल, प्लेन के परपेंडिकुलर। लेकिन अब ध्यान देना बेटा, यही इंपॉर्टेंट है कि भाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये जो भरा हुआ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर ध्यान देना, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें भरा हुआ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तो बेटा ये जो आपकी पीपीएल है या तो क्लॉकवाइज, ध्यान देना मेरी बात बेटा, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। आपने क्या लिया बेटा, ध्यान देना, आपने लिया एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसको आपको चेक करना है कि वो भाई ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर क्या किया आपने, उसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से आपने पास कराया बेटा प्लेन पोलराइज लाइट। क्या पास कराया? प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल पास कराया। अगर वो भरा हुआ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अगर उस कंटेनर में भरा हुआ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज या फिर बेटा एंटी क्लॉकवाइज अगर वो रोटेट कर देता है तो वो भरा हुआ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर वो रोटेट नहीं कर पाता है तो भरा हुआ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। तो बेटा देखो, मान लिया ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज RHS, राइट हैंड साइड। देखो भाई क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, राइट हैंड साइड मतलब दाहिने साइड रोटेट कर रहा है। बेटा ये कैसे रोटेट कर रहा है? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान देना बेटा, यहां पे जो राइट हैंड साइड मतलब दाहिने रोटेट कर रहा है, समझ रहे हो ना, राइट हैंड साइड दाहिने रोटेट कर रहा है, तो इसको एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हो बेटा डी फॉर्म। क्या बोलोगे इसे? डी फॉर्म। और यहां देखो ये लेफ्ट रोटेट कर रहा है तो इसको क्या बोलोगे बेटा? एल फॉर्म। क्या बोलोगे आप? एल फॉर्म। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। एक आपका हो गया डी फॉर्म और एक क्या हो गया? एल फॉर्म। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक नाम और दे सकते हो, इसको बेटा प्लस फॉर्म बोल सकते हो। इसको क्या बोलोगे? प्लस फॉर्म। और इसको क्या बोलोगे बेटा? माइनस फॉर्म। क्या बोल सकते हो? माइनस फॉर्म। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखो इसका पूरा नाम होता है जो दाहिने रोटेट कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलोगे बेटा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और यहां की बात करें जो लेफ्ट रोटेट कर रहा है उसको बोलते हो आप लीबो रोटेटरी, ठीक है। आप लिख सकते हो बेटा। तो ध्यान देना, आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उससे आपने क्या पास कराया? पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। अगर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर देता है तो भरा हुआ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर रोटेट नहीं कर पाता है तो भरा हुआ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बेटा आप इसे बनाओ, फिर मैं इसे लिखा दे रहा हूं, ठीक है। कॉपी करो।
ठीक बेटा, तो हमने सिखा दिया भाई कि कौन सा कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहां पे मैंने डिफाइन भी कर दिया है जो समझाया, देख लो बेटा। इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो मैंने सिखाया, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रोटेट पीपीएल, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर बेटा नहीं रोटेट कर पाता है तो कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, यहां पे देखो, इफ रोटेट क्लॉकवाइज, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है देन कॉल्ड डी फॉर्म, इफ रोटेट एंटी क्लॉकवाइज देन कॉल्ड एल फॉर्म। कोई दिक्कत तो नहीं। डी फॉर्म को बेटा क्या प्लस फॉर्म भी बोलेंगे, एल फॉर्म को क्या माइनस फॉर्म भी बोलेंगे। डी फॉर्म का पूरा नाम क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल फॉर्म को क्या बोलोगे? लीबो रोटेटरी। ठीक है, तो आप इन्हें कॉपी करो। तो आओ बेटा, देखो मैंने बताया कि कैसे पहचानोगे कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन देखो बेटा, आप बताओ, क्या आप पेपर और पेन लेकर के ऐसे प्रैक्टिकल कर पाओगे? बता सकते हो कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है? नहीं बता सकते। तो देखो भाई, उसके लिए हम लोग सीखते हैं बेटा कि कैसे आप देख करके किसी कंपाउंड को, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बता सकते हो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बोलो क्लियर? ठीक, तो उसके लिए एक चीज यहां पे पढ़ते हैं बेटा, एक टर्म पढ़ते हैं, चिराल कार्बन। चिराल कार्बन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कुछ लोग सोच रहे हैं सर चिराल क्या है? बेटा कुछ लोग इसे कायरल एटम भी बोलते हैं, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप आदत डाल लो, मैं चिराल ही बोलूंगा। इसे क्या बोलोगे बेटा? चिराल कार्बन। तो भाई चिराल कार्बन क्या है? ऐसा कार्बन, अब आपको पता है बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है, इसके साथ 4 ग्रुप या एटम लग सकते हैं, ठीक है, जुड़ सकते हैं। तो ऐसा कार्बन जिससे अटैच्ड चारों ग्रुप, ऐसा कार्बन जिससे अटैच्ड चारों ग्रुप अलग अलग हो, ऐसे कार्बन को आप क्या बोलते हो? चिराल कार्बन। समझ में आया? ऐसा कार्बन जिससे अटैच्ड चारों ग्रुप, मतलब उस कार्बन से अगर 4 ग्रुप लगे हुए हैं और चारों ग्रुप क्या है बेटा? अलग अलग हैं, तो उस कार्बन को आप क्या बोलोगे? चिराल कार्बन। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने लिख लिया ए, यहां पे लिखा बेटा बी, यहां पे लिखा सी और यहां पे लिखा डी। 4 ग्रुप आपके पास इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो आपका ए है वो बराबर नहीं होना चाहिए, बी डज नॉट इक्वल टू सी एंड डज नॉट इक्वल टू डी। मतलब ए बी सी डी ये चारों ग्रुप क्या होने चाहिए बेटा? अलग अलग होने चाहिए। तो ऐसे कार्बन को आप क्या बोलते हो? चिराल कार्बन। और यहां ऊपर मैं स्टार बना के इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये कार्बन कैसा है? चिराल है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कार्बन जिससे अटैच्ड चारों ग्रुप अलग अलग हो, तो ऐसे कार्बन को आप क्या बोलते हो? चिराल कार्बन। जैसे देखो बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है कि ये कार्बन चिराल है या नहीं है। CH3H COOH और OH यहां पे मैंने दे दिया। आपको बताना है बेटा कि यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है वो चिराल है या नहीं। तो आप इस कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन, इधर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। वेरी गुड। इधर कौन सा ग्रुप जुड़ा है बेटा? COOH। यहां पे देखो, इधर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? OH। और इधर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? CH3। अब आप मुझे बताओ, क्या चारों ग्रुप अलग अलग है? हाँ, वेरी गुड। जब चारों ग्रुप बेटा अलग अलग हैं, तो क्या आप इस कार्बन को चिराल कार्बन बोल सकते हो? बोलो हाँ। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और, मतलब आप आसानी से पहचान सकते हो कि किस कंपाउंड के पास चिराल कार्बन है और कहां नहीं है। CH3 CH NH2 और यहां पे बेटा OH, ये कंपाउंड हमने दे दिया। आपको बताना है क्या इस कंपाउंड में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कोई चिराल कार्बन है या नहीं है। तो बेटे यहां तो नहीं है ना ये कार्बन, क्योंकि भाई 3 हाइड्रोजन सेम सेम हो गए, और जैसा कि मैंने बताया चारों ग्रुप क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो यहां की बात करें, इस कार्बन को देखो भाई, इस कार्बन को देखोगे तो इधर अगर आप मूव कर रहे हो, इधर आ रहे हो, इस कार्बन के अकॉर्डिंग इधर आ रहे हो, तो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बेटा? CH3। इस कार्बन के इधर आ रहे हो तो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? OH। इस कार्बन के इधर जा रहे हो तो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? NH2। और देखो बेटा, क्या H को मैं ऐसे लिख सकता हूं? बोलो भाई, ऐसे लिख लिया। इस कार्बन से अगला ग्रुप भी क्या है? H। अब आप मुझे बताओ, इस कार्बन के साथ इधर है NH2, इधर है CH3, इधर है H और इधर है OH, तो ये कार्बन भी कैसा हो गया? आपका चिराल कार्बन। बोलो, पहचान सकते हो? ठीक है, कि कौन सा कार्बन आपका चिराल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं,
यहीं पे मैं बात कर लूं, ठीक है, थोड़ा सा हटा दूं इसे, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, कर लो बेटा, ठीक है। चलो भाई देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आपको बताना है कि कंपाउंड आपका चिराल है या नहीं। कंपाउंड नहीं बेटा, कार्बन आपका चिराल है या नहीं है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे मैंने लिखा MEC CH3OH एंड COOH। एक क्वेश्चन ये दे दिया, एक क्वेश्चन मैंने दिया बेटा यहाँ कार्बन है CH3Cl और ET, और यहाँ पे है C2H5। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा CH3CHOH, अगला बेटा CHNH2, और यहाँ पे है आपका COOH, ठीक है। आपको बताना है बेटा कि किसके पास चिराल कार्बन है और किसके पास चिराल कार्बन नहीं है। तो चलो पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस कार्बन के इधर देखो बेटा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है CH3, जिसे आप क्या बोलते हो, मेथिल। इधर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है Me, क्या बोलोगे, मेथिल। इधर क्या है बेटा COOH एसिड, इधर क्या है OH। तो कुछ लोग देखने में लग रहा है कि ये बेटा चिराल है, कुछ लोग गलती कर बैठेंगे। यहाँ पे देखो कि सर यहाँ CH3, यहाँ पे Me अलग अलग हो गए, यहाँ पे COOH OH अलग अलग हो गए, ऐसे सोच सकते हो ना। देखो बेटा ऐसा नहीं, CH3 को आप क्या बोलते हो, मेथिल, ठीक है। अरे भाई मेथाइल या मेथिल, ठीक है। यहाँ पे देखो CH3 क्या हो जाएगा बेटा, मेथिल। यहाँ पे Me भी क्या है आपका, मेथिल, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। जब दोनों ग्रुप सेम है तो ये वाला कार्बन आपका चिराल नहीं होगा, ठीक। यहाँ की बात करें बेटा, इस कार्बन के अराउंड जाओ, इधर क्या मिला आपको, क्लोरीन ग्रुप, इधर क्या मिल रहा है आपको, CH3 ग्रुप मिल रहा है या नहीं, ठीक। अब यहाँ पे आओ, क्या C2H5 को आप क्या बोलते हो, एथिल ग्रुप, क्या बोलते हो बेटा, एथिल ग्रुप। जब C2H5 को आप एथिल बोलते हो, और ET भी क्या है, एथिल का शॉर्ट फॉर्म, ET को भी क्या बोलते हो बेटा आप, एथिल। तो भाई C2H5 भी एथिल और ET भी एथिल, क्या दोनों ग्रुप सेम हो गए। जब दोनों ग्रुप सेम है तो ये कार्बन भी आपका चिराल नहीं होगा। बोलो इतना क्लियर, ठीक है। यहां की बात करें बेटा, यहां पे देखो ये कार्बन चिराल होगा, हाँ वेरी गुड, नहीं होगा, क्योंकि भाई 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, सेम। लेकिन बात इस कार्बन की करें तो इधर जाओगे तो देखो बेटा कौन सा ग्रुप मिला, CH3, नीचे गए तो क्या मिला, OH, ऊपर गए तो क्या मिला, H। देखो H को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं यहाँ पे H। अब देखो और इधर गए तो इतना बड़ा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, ये पूरा पूरा ग्रुप आपको मिल रहा है इस कार्बन से अटैच। तो देखो क्या चारों ग्रुप अलग हो गए, तो ये कार्बन कैसा हो गया, चिराल। एक बार फिर से समझो, इधर गए तो CH3, इधर गए तो OH, इधर गए तो H, क्या चारों ग्रुप, और इधर गए तो CHNH2 COOH मिल रहा है, मतलब चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तो ये कार्बन कैसा हो गया, चिराल। यहां की बात करें, इस कार्बन के राउंड जाओ तो इधर जाओगे तो क्या मिलेगा बेटा, COOH, ठीक है। यहां नीचे गए तो कौन सा ग्रुप मिल रहा है, NH2। बेटा ऊपर जा रहे हो तो फिर से क्या मिलेगा, H। यहां मैं बाहर कर ले रहा हूं H को, ऊपर इधर गए तो क्या मिला, H, और इधर गए तो देखो इस बार क्या ये पूरा बड़ा ग्रुप मिल रहा है, तो ये कार्बन भी कैसा हो गया, चिराल। तो इस पूरे कंपाउंड में कितने चिराल कार्बन हो गए, 2, ठीक है। बोलो इतना सीख गए हो कि ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप, ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग हों, तो ऐसे कार्बन को आप क्या बोलोगे, चिराल कार्बन। मैंने पहचानना सिखा दिया, ठीक। तो आप इन्हें कॉपी कर लो बेटा। उसके बाद फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है कि किसमें चिराल कार्बन होगा और किसमें चिराल कार्बन नहीं होगा, ठीक है। तो आप इन्हें कॉपी कर लो। चलो बेटा, तो आप बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ चिराल कार्बन है। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है, आपको सब में नंबर ऑफ चिराल कार्बन काउंट करना है बेटा। ये कार्बन चिराल है नहीं, क्योंकि 3H है। इस कार्बन को देखो, वेरी गुड, इसमें 1, 2 और 3, मुझे 3 चिराल कार्बन दिख रहे हैं। आप लोग बताओ, वेरी गुड, आप लोग को भी दिख रहे हैं। देखो भाई इधर गए तो क्या मिला, COOH, इधर गए तो क्या मिला बेटा, ब्रोमीन, इधर गए तो क्या मिला, H, और इधर इतना बड़ा ग्रुप, ये कार्बन कैसा हो गया, चिराल। यहां पे आओ, नीचे आए तो कौन सा ग्रुप मिला बेटा, Cl, ऊपर गए तो क्या मिला, H, इधर गए तो CHBr COOH, और इधर आए तो CHOH CH3, क्या अलग अलग ग्रुप हो गए चारों। इस कार्बन पर आओ, नीचे आए तो क्या मिला बेटा, OH, ऊपर गए तो क्या मिला, H, इधर गए तो CH3, और इधर गए तो CHCl, ये इतना बड़ा ग्रुप मिल रहा है। यहां पे आ जाओ, क्या फिर आपको 2 चिराल कार्बन, एक यहां पर बेटा और एक यहां पर, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। इधर गए तो ब्रोमीन, इधर गए तो CH3, इधर दूसरा ग्रुप, और यहाँ क्या होगा, एक H। यहाँ की बात करें बेटा, नीचे आए Cl, इधर गए तो CH2 और CH3 C2H5,
इधर दूसरा ग्रुप और यहाँ पर भी क्या होगा H। क्या दो चिराल कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? बोलो आसान है, ठीक है। बस यही ढूंढना है बेटा कि चारों ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ। देखो बेटा कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि सर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, बेटा अलग अलग ग्रुप आप इसे काउंट करोगे। ये नहीं है कि यहाँ पे देखो एक यहाँ पे गए तो ड्यूटेरियम हो गया, इधर गए तो एथिल हो गया, और यहाँ क्या होगा एक हाइड्रोजन छुपा होगा, तो ये कार्बन भी कैसा हो गया, चिराल। आप ऐसे देख लो ना बेटा कि जितने आपको लटके हुए ग्रुप दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे देख लो, जैसे Cl है, चाहे Br है, ठीक है, चाहे I है, वहां पे नोटिस कर लो क्या हर जगह आपको चिराल कार्बन नजर आ रहा है। ये भी कार्बन कैसा होगा, चिराल। ये भी कैसा होगा, चिराल। ये भी कैसा होगा, चिराल। तो बेटा इसमें नंबर ऑफ चिराल कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ चिराल कार्बन 3 है। इसमें बेटा नंबर ऑफ चिराल कार्बन कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ चिराल कार्बन कितने हैं? 2। यहाँ की बात करें तो 1 2 3 4। नंबर ऑफ चिराल कार्बन कितने हैं बेटा? 4, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे पहले इस कार्बन को देखो बेटा, क्या ये मेथिल है? अब तो यार खेल लग रहा होगा, इतनी बार बता चुके हैं। और इधर गए तो 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथिल। और इधर गए बेटा तो यहाँ पे देखो CH सिर्फ नजर आएगा, ठीक। तो ये कार्बन भी कैसा हो गया, चिराल। यहाँ पे आओ, ये कार्बन भी कैसा हो गया, चिराल, क्योंकि इधर हो गया CH3। देखो भाई ये क्या हो गया, CH3, और इधर दूसरा ग्रुप और इधर बेटा दूसरा ग्रुप। इस कार्बन को भी देखो तो ये भी कैसा हो गया, चिराल, CH3। इधर दूसरा ग्रुप, इधर दूसरा ग्रुप। यहाँ पे देखो बेटा ये भी कार्बन कैसा हो गया, चिराल, क्योंकि यहाँ पे एथिल है और यहाँ पे मेथिल, और यहाँ अलग CH2 ग्रुप है, यहाँ CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे बेटा CH2 CH3 मतलब एथिल ग्रुप है, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें नंबर ऑफ चिराल सेंटर 1 2 3 4। नंबर ऑफ चिराल कार्बन कितने आ गए बेटा, 4। बोलो क्लियर। यहाँ की बात करें, यहाँ देखो एक ग्रुप ये Cl लगा है, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ चिराल कार्बन कितने हो गए, 2। बोलो इतना क्लियर है, ठीक। तो आसानी से आप नंबर ऑफ चिराल कार्बन बेटा काउंट कर सकते हो, मतलब ऐसा कार्बन जिससे अटैच्ड चारों ग्रुप अलग अलग हो, ठीक है। तो भाई आप सोच रहे होगे कि सर ये चिराल कार्बन तो हमने, आप पहले कॉपी कर लो, कर लिया आपने, चलो भाई हटाते हैं। देखो भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर चिराल कार्बन तो सीख गए, मतलब क्या है इसका, ठीक है, इतना काहे परेशान किया। देखो बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो भाई, अभी तक आप ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे पता करते थे, प्रैक्टिकल से, कि आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया, उससे प्लेन पोलराइज लाइट पास कराया, अगर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर ले रहा है तो वो भरा हुआ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर नहीं रोटेट कर पा रहा है तो कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बोलो इतना क्लियर। लेकिन बेटा ये चिराल कार्बन हमने क्यों सिखाया, यहां पे उसका यूज देखो। बस आपको एक लाइन याद रखना है कि अगर किसी कंपाउंड के पास ध्यान देना बेटा, अगर किसी कंपाउंड के पास एक चिराल कार्बन एटम है, अगर किसी कंपाउंड के पास एक चिराल कार्बन एटम है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, तो आप तुरंत बोलो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब सीधे सीधे एक लाइन में मैं बोल रहा हूं, if a compound containing one chiral carbon atom, then it will show optical isomers and must be optically active। बताओ बेटा क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स का डेफिनेशन यहां से मिल गया कि ऐसे कंपाउंड जिसके पास एक चिराल कार्बन एटम हो, ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक चिराल कार्बन एटम हो, तो बेटा वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। और कैसा होगा नेचर में, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां पे डिफाइन कर लेते हैं बेटा, यहां पे लिखते हैं इफ ए कंपाउंड कंटेनिंग one chiral carbon atom, then it will show optical isomers, ठीक है, and must be optically active। बोले इतना क्लियर कि अगर किसी कंपाउंड के पास एक चिराल कार्बन एटम है,
if a compound containing one chiral carbon atom then it will show optical isomers and must be optically active। मतलब अगर किसी कंपाउंड के पास एक चिराल कार्बन एटम है तो वो कैसा होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। बोलो इतना क्लियर। अब देखो बेटा ध्यान देना, मैं यहां पे एक चिराल कार्बन एटम की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि भैया 2 है या 3 है तब भी आप ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे, नहीं बेटा, उसके लिए अलग कंडीशन है, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहला रूल आप ये याद रखो कि आपने कंपाउंड में चेक किया, अगर उस कंपाउंड के पास एक चिराल कार्बन एटम है तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बोलो इतना क्लियर, ठीक बेटा। तो आज फिर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें समझ में आ गई बेटा। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और चिराल कार्बन, ठीक। तो आप इन्हें बेटा रिवाइज करो, ठीक है, और आप लगातार वीडियो देखते रहो और मैं आपको लगातार वीडियो देता रहूंगा बेटा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।